मैं अतमजीत सर पहले आपका आता हूँ, चूंकि आपके बेहद क्षेत्रीय आपका मामला है, आप लखीमपुर में बहुत सक्रिय भी रहे हैं, खास करके जब किसानों का आंदोलन हुआ था। जो आज वर्तमान सांसद हैं और केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, अजय मिश्र टेनी, उनके और उनके बेटे को लेकर के जिस तरीके से माहौल वहां पर गर्म हुआ था, उसमें आप काफी सक्रिय रहे थे, किसानों के फेवर में खड़े रहे थे आप, तो वहां पर काफी करीब से आपने वो पूरा क्षेत्र आप देखते रहते हैं, लगातार वहां पर रहना है आपका। सर, रवि प्रकाश वर्मा का जाना समाजवादी पार्टी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ क्या कुछ चर्चा है क्षेत्र में कि इनके छोड़े जाने की वजह की ओर के लेकर के, क्या इंडिया गठबंधन से बगावत वाली बात जो है वो महत्वपूर्ण है इनके छोड़े जाने के पीछे कारण में, या टिकटों का कुछ मामला जो फंसता हुआ जिसकी चर्चा है वो महत्वपूर्ण है? कौन से चर्चा को ज्यादा वहां पर जो है वो स्पेस मिल रहा है? आतमजीत सर। नमस्कार राम प्रकाश राय जी और प्रोफेसर शमीम अहमद जी और विजय कृष्णा जी को भी मेरा अभिनंदन। जहां तक लखीमपुर की बात है, किसान आंदोलन के दौरान जो गाड़ियां चढ़ाई गई और जिसमें 4 किसानों की और एक मीडिया कर्मी की मृत्यु हुई, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में खत्म करने की कवायद भी सुप्रीम कोर्ट ने की। हालांकि सेशंस में 104 या 108 विटनेसेस हैं, अभी तक सिर्फ 4 विटनेसेस या 5 विटनेसेस ही बयान रिकॉर्ड हो पाए, तो केस काफी स्लो स्पीड पे चल रहा है। हालांकि उसके इलेक्शन के जब उसके बाद 2022 का जब यूपी का इलेक्शन आया, तो उस इलेक्शन में लखीमपुर की सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई और बीजेपी ने कहा, देखिए उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है। और तमाम डिबेट्स में ये डिस्कशन भी होती है। और एक प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा है, देखिए किसान आंदोलन जो था वो देश के किसानों का था, ना कि एक वर्ग विशेष के या एक जाति विशेष के या एक जगह का आंदोलन था। बीजेपी ने उसको काफी मैनिपुलेट करने की कोशिश की और ये कहा कि नहीं, ये तो पंजाब का आंदोलन था, ये सिखों का आंदोलन था, उसमें हरियाणा के लोग जुड़े और ये उत्तर प्रदेश की भागता जो है वो कम थी। सिर्फ वेस्टर्न यूपी के जाट जो थे वही किसान थे, वही उसमें शिरकत कर रहे थे और उसके अलावा वहां कोई नहीं था। हालांकि ये गलत बात है। और आपने देखा कि उसके बाद इलेक्शन जब उसके दौरान, किसान आंदोलन के दौरान वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी बुरी तरीके से हारी। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर और जो वहाँ के एप्पल ग्रोअर्स हैं और जो वहाँ के सेब के किसान हैं, उनको माकूल कीमत नहीं मिलती है, उसमें बहुत रोष था सेब के व्यापारियों का और किसानों का। उसका वोट जो है वो उनके खिलाफ पड़ा। कर्नाटका में आपने देखा 40% सरकार के खिलाफ वोट पड़ा। और अब 5 स्टेटों में जो इलेक्शन है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम, ये 5 स्टेटों में इलेक्शन है। इसमें 3 स्टेटों में जैसे कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में डायरेक्ट टक्कर जो है वो कांग्रेस पार्टी की, जो कि इंडिया ब्लॉक की प्रमुख संगठन है, उसके साथ बीजेपी की है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो सीधे एक का मुकाबला है। तेलंगाना में बीआरएस, क्योंकि सबसे ज्यादा एमएलए के साथ पिछले इलेक्शन में जीती, तो त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें बीआरएस और कांग्रेस जो है बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। बीआरएस की के कविता के खिलाफ एक्साइज पॉलिसी में भी ईडी का नोटिस आया और उनसे इंक्वायरी की गई। उसके बाद वो जंतर मंतर पे बैठी हैं। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक हैं और जो उनके पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनको बुलाया गया और वो गए नहीं। उनका, मैं मध्य प्रदेश की दिल्ली में जा रहा हूँ, अगर ईडी को अरेस्ट करना हो तो मुझे कर ले, मैं उनके समन पे नहीं जाऊंगा। तो अखिलेश यादव का जहां तक सवाल है, अखिलेश यादव ने कल या परसों के दिन में 65 उम्मीदवारों की घोषणा भी की अपने लोकसभा के। हालांकि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग अभी लोकसभा इलेक्शन की इन्होंने पोस्टपोन कर दी, ये कह के कि अभी 5 स्टेटों में जो इलेक्शन है उसमें 4 स्टेटों में कांग्रेस प्रमुख तरीके से लड़ रही है और 5वीं स्टेट में एमएनएफ बीजेपी का घटक दल है और वो लड़ रही है कांग्रेस के खिलाफ। तो उनका ये कहना था कि ये इलेक्शन खत्म हो जाए असेंबली के, उसके बाद हम लोग बैठ के चर्चा कर लेंगे लोकसभा की कि जितनी भी सीटें हैं उसमें कितनी सीटों पर घटक दलों का जो भी क्लेम है उसको लेकर हम तमाम चर्चाएं करके और सीट की बात करेंगे। पर जब आनंद फानंद में अखिलेश यादव ने 65 सीटों पे कैंडिडेट अनाउंस कर दिए और अपने संगठन मंत्रियों को ये कह दिया कि आप बूथ लेवल पे काम शुरू करिए और क्या नाम है, अपने जो काडर है उनकी मीटिंग्स बुलाइए, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस 5 इलेक्शन के रिजल्ट के आने से पहले की जल्दी में लग रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस 4 स्टेटों में जीत जाए और इंडिया ब्लॉक पे उनका जो वेटेज है उतना बढ़ जाए कि हम लोग जो है नेगोशिएट ही ना कर पाए। और ये मामला सिर्फ अखिलेश यादव तक सीमित नहीं है। आप अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार भी बिहार में चिंतित हैं इंडिया ब्लॉक को लेकर। हालांकि इंडिया ब्लॉक को बनाने की सबसे पहल में नीतीश कुमार ही आगे थे और ओबीसी जनगणना जिस तरीके से हुई और राहुल गांधी ने
उस ओबीसी जो जाति जनगणना हुई उसका सपोर्ट भी किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, 55% अगर ओबीसी वोट है तो उनके जो ईबीसी कैटेगरी है उनको भी संपूर्ण तरीके से आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो एडमिशन में हो या नौकरियों में हो। हालांकि ये मामला तो अब उन्होंने ये भी कह दिया कि हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जाति जनगणना पहले महीने में ही करा देंगे, और अगर हम नेशनल इलेक्शन जीतते हैं तो अपने नेशनल मैनिफेस्टो में उन्होंने कह ही दिया कि हम जाति जनगणना ऑल इंडिया बेसिस पे भी कराएंगे। तो अलाइनमेंट तो जेडीयू की कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ थी, पर मध्य प्रदेश के इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शंस में अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस में ना लेना, उनकी चुनिंदा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे उनको कैंडिडेट को इंडिया ब्लॉक के द्वारा समर्थन ना करना शायद इस बात का ट्रिगर था। हालांकि जो इंडिया ब्लॉक था वो पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए जितनी भी मीटिंग उनकी अभी तक महाराष्ट्र में हुई या बेंगलोर में हुई, या लास्ट अगली मीटिंग अब जब 5 स्टेट के इलेक्शंस के बाद भी होगी, तो उनका बड़ा क्लियर था कि इंडिया ब्लॉक हमने मोदी सरकार के खिलाफ एक 1 वर्सेस 1 कैंडिडेट खड़ी करने के लिए बनाया है। असेंबली इलेक्शंस का किसी को क्लियर नहीं था, क्योंकि हर स्टेट में क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं अपने मुद्दों पर, अपने चीजों पर इलेक्शन लड़ती है। वहां के स्थानीय मुद्दे होते हैं, वहां की स्थानीय वहां की जो चीजें होती हैं, या वहां का वोट बैंक होता है। उस वोट बैंक पे किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किससे क्या बात करनी है, ये क्षेत्रीय पार्टियों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। तो इसलिए कांग्रेस ने उसमें ये नहीं कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां उसमें इलेक्शन ना लड़े, और इंडिया ब्लॉक के कहने पे तो समाजवादी पार्टी को ऐसा क्या पड़ा कि 40 कैंडिडेट उन्होंने मध्य प्रदेश में खड़े कर दिए अपने। हालांकि उनकी एक ही सीट थी शायद, अगर वो बात करते और कांग्रेस से तो हो सकता है 1-2 सीटों पे उनका साझा कैंडिडेट खड़े हो सकते थे। पर मुझे लगता है अखिलेश यादव बजाय कॉपरेशन करने के, वो एक विघटन पैदा करने की जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, और जैसा कि आपने लखीमपुर के जो उनके सांसद हैं उनकी बात की, वर्मा वोट का काफी प्रभाव है उस एरिया में। शाहजहांपुर, जहां जितना मैं समझता हूँ लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और दौरहरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ती हैं उसमें वर्मा वोट काफी महत्व रखता है। शाहजहांपुर में रेखा वर्मा वहां की मेंबर पार्लियामेंट है, और इस वजह से एक कैंडिडेट का, एक सशक्त नेता का समाजवादी पार्टी छोड़ के जाना बहुत मायने रखता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अभी ऑल इंडिया बेसिस पे अपनी कार्यकारिणी बनाई है जिसमें वर्मा साहब भी थे, और इनका काफी प्रभुत्व है, और वहां पे समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है लखीमपुर में। और इस तरीके से उनका प्रमुख कैंडिडेट अगर छोड़ के जाता है तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से उनके खुद के सांसद या उनके खुद के सभासद जो हैं या एमएलए जो हैं वो खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। राहुल गांधी पे ये इल्जाम लगते रहे, पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके एक एक डिफरेंट वर्जन ऑफ राहुल गांधी पेश किया लोगों के आगे, जो लोगों को पसंद आया, क्योंकि वो कम्युनिकेशन कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, सड़क पर थे। अखिलेश यादव ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें उन्होंने जन दरबार लगाया हो या लोगों से मिलने की कवायद की हो, या वेस्टर्न ईस्टर्न अवध एरिया में किसानों और श्रमिकों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया हो, या अपने मैनिफेस्टो के लिए कोई किसानों की कमेटी बुलाई हो। ऐसा उन्होंने कोई काम किया नहीं अभी तक। तो कहीं ना कहीं वो जमीन से अभी तक लोगों से जुड़ नहीं पाए हैं, और इसी का नतीजा है कि आनंद फानंद में तमाम तरह के डिसीजन जो वो ले रहे हैं वो अंतोदत्वा उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अभी तो मैं इतना कह के आगे बात फिर बाद में करता हूँ। जी आतंजित सर, पिछड़ा वोटों का भागना इनका, और जिस तरीके से रवि वर्मा गए हैं, लगातार जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, क्योंकि बार बार सबसे पहले राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पकड़ा, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे समीम सर की, इसकी शुरुआत नीतीश ने किया था। तो क्या जाति जनगणना पर जो भरोसा राहुल गांधी आज की तारीख में दे रहे हैं, ये उसकी एक बड़ी वजह है कि पिछड़ा वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है? मैं आपको पृष्ठभूमि में थोड़ा सा ले जाऊं और फिर मैं आगे का एनालिसिस आपको दूं। जब शाबानो हुआ था तो शाबानो में मुस्लिम समुदाय को एक तरफ खुश करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पार्लियामेंट, क्योंकि उस टाइम राजीव गांधी की सरकार थी, 400 से ज्यादा एमपी थे, उन्होंने शाबानो केस में जो एलिमनी या जो भी उसको मेंटेनेंस का जो केस था, वो मेंटेनेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करके उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस नहीं दी जानी चाहिए। उसमें तमाम चीजें थी, उस समय की पॉलिटिक्स थी, और उस समय वहां के अपर कास्ट ब्राह्मणों को और बाकी जो अपर कास्ट वोट था कांग्रेस का उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में करने के लिए उन्होंने राम मंदिर के ताले खोल दिए, और राम मंदिर के ताले खुले उस तब से लेकर बीजेपी को एक प्रमुख मुद्दा मिल गया
उस टाइम पे जनता पार्टी थी, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी बनी और उन्होंने रथ यात्राएं निकाली और तमाम फिर एल.के. आडवाणी साहब, गोविंदाचार्य साहब और उमा भारती जी उसके जो थे वो रचयिता थे। अटल बिहारी वाजपेयी की 2004 में सरकार बनी और उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार उसको दूसरे लेवल पे ले गई। उन्होंने कहा कि अब तो मंदिर यहीं बनेगा और 2022 जनवरी में उसकी इनॉग्रेशन है या उसका मंदिर खोला जाएगा और उसके बेसिस पे 2024 का इलेक्शन का वोट जो है वो बीजेपी अपने मतदाताओं से मांग रही है। ये पृष्ठभूमि है। अब अपर कास्ट वोट पॉलिटिक्स करते करते कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि अपर कास्ट वोट बैंक जो है वो किसी के पास सुरक्षित नहीं है और उस समय दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण तीनों कांग्रेस को वोट किया करते थे। उत्तर प्रदेश में कई साल सरकार चली और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी बनी और कांचीराम ने अपनी बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उसमें जो दलित वोट था और ओबीसी वोट जो कांग्रेस के पीछे खड़ा था वो डिवाइड हो गया। दलित वोट जो है प्राइमरली जाटव वोट बुलंदशहर और वेस्टर्न यूपी के एरिया का शुरू से ही बीएसपी के साथ जुड़ा था और समाजवाद के नाम पर मुस्लिम और यादव वोट बैंक अलीगढ़ और ये सब इलाकों में और लखनऊ से लेके और उस समय आपको याद होगा जनता दल की सरकार में अजीत सिंह जो थे वो भी सीएम कैंडिडेट प्रमुख उम्मीदवार थे और आपके मुलायम सिंह यादव भी प्रमुख उम्मीदवार थे। तो अजीत सिंह ने कहा मुलायम सिंह यादव को सीएम बना दीजिए और कोई बात नहीं, मैं उसमें सपोर्ट करूंगा उसको। और उसके बाद जब अखिलेश बने सीएम तो उस समय बहुत दिग्गज नेता थे समाजवादी पार्टी में, जनेश्वर मिश्रा थे, बेनी प्रसाद वर्मा थे और तमाम तरीके का समाजवाद का एक जो उन्होंने नारा दिया मुलायम सिंह यादव ने और वो बड़े एक्सेसिबल भी थे, लोगों से बात करना, लोगों को मिलना, एक जमीन से जुड़े नेता थे और उनके किटी में, उनकी पार्टी में बहुत सारे जेम्स थे जो उस पार्टी को आगे बढ़ा सकते थे। पर जैसे कि आप ही ने कहा कि पुत्र मुंह में उन्होंने अखिलेश यादव को सीएम बना दिया और उसके बाद से जैसे परिवार में कलह हुआ और उनके चाचा छोड़ के गए शिवपाल यादव जो कि सारा बूथ का काम और वोट का काम संभालते थे और ये कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो है समाजवादी पार्टी के जीते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गया, पार्टी हाई कमांड बन गई और वो हाई कमांड कल्चर की वजह से समाजवादी पार्टी का समाजवाद के नाम पे जो एक वोट बैंक था वो बिखर गया। 2012 के इलेक्शन में शमीम साहब ने जो बातें कही उसमें सिर्फ एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि 2012 के इलेक्शन में मुसलमानों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कांग्रेस वीक थी। प्रियंका गांधी को लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर उन्होंने उस इलेक्शन का आगाज किया 2022 के और 2022 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं कांग्रेस पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि प्रियंका गांधी भी इलेक्शन से सिर्फ 6 महीने पहले आई थी। उससे पहले लखीमपुर वाले काम, जब लखीमपुर जा रही थी तो उनको सीतापुर में रोका गया और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उनको 4-5 दिन रखा गया। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन पब्लिक के साथ स्टैब्लिश नहीं हुआ, उनका वोट बैंक 1-1.5% में ही सिमट गया और मुस्लिम समुदाय के लोग और माइनॉरिटी खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उन्होंने देखा कि भाई हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, समाजवादी पार्टी ही है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, इसीलिए 29% वोट बैंक उसको मिला। पर अब ऐसा 2024 में नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत समझदार है। उसने देखा इंडिया अलायंस बनी, राहुल गांधी फ्रंट फुट पे एक जैसे कि विराट कोहली की तरह ओपनिंग बैट्समैन बने और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा ये जता दिया कि मैं मोदी से डरता नहीं हूं और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। ये सरकार जो है ये मोदी की नहीं है, ये सरकार अदानी की, ये उनके चुनिंदा कॉर्पोरेट्स चला रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स द्वारा जो फंडिंग की जा रही है उससे ये इलेक्शन बीजेपी जीत रही है। इनके पास कोई जनाधार नहीं है और जो ये कहते हैं 80 बनाम 20 या 80 बनाम 20 नहीं है, इनके पास खाली 35-36% वोट है जो फ्लोटिंग वोट है जो किसी जमाने में कांग्रेस के पास होता था। अब डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरीके से मोदी जी ने कहा गुजरात मॉडल, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं देश का चौकीदार हूं, मैं काला धन वापस ले आऊंगा, मैं स्विट्जरलैंड में जितने भी अकाउंट्स हैं जिनमें पॉलिटिशियंस का पैसा पड़ा है, तो एक पर्ची उनकी जेब में थी जो पर्ची उन्होंने कभी खोली नहीं। तो ना स्विस अकाउंट से काला धन वापस आया, ना कोई ऐसा कोई मामला हुआ जिसमें प्रोप्राइटरी के मामले बहुत उल्टा पॉलिटिकल उसके चलते इन लोगों ने प्रताड़न उन्हीं का किया जो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे। आपने देखा महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ, आपने देखा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ क्या हुआ। तो सिवाय ईडी, सीबीआई, आईटी को ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर लगाने के, अभी भी राजस्थान में इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी ईडी के लोग जो हैं वो वहां के जो दोस्तारा साहब है उनके बेटों को ढूंढ रहे हैं और गहलोत साहब के बेटे को भी ईडी ने समन किया और छत्तीसगढ़ में भी बघेल सरकार में उनपे
तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद जाके छत्तीसगढ़ में इसका आगाज करते हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी का नरेशन बदला, एक तरफ तो वो कह रही थी कि मैं चौकीदार हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा 6 फरवरी को 2015 में कि मैं खुद दलित हूं और कांग्रेस जो है वो मुझसे डरती है। अब कांग्रेस ने तो सबसे बड़ा दलित नेता खड़गे साहब को खड़ा कर दिया मोदी साहब के खिलाफ, और वो कहते हैं आप कहां से दलित हैं, या आप कहां से, सॉरी, ओबीसी, आप कहां से ओबीसी हैं, आप ओबीसी हैं तो आपको चाय कौन पिलाता है, पानी कौन पिलाता है? भाई मैं तो अगर ओबीसी हूं, मैं किसी के घर चला जाता हूं, कोई मुझे पानी भी सर्व नहीं करता, कोई मुझे खाना भी नहीं पूछता है। तो आप किस तरीके के ओबीसी, आप तो प्रिविलेज ओबीसी हैं, आप तो क्रीमी लेयर वाले। तो ये सब चीजों पर ये जो नरेशन था बीजेपी को उल्टा पड़ा, और अब वो संगोल की राजनीति या वो अभिषेक की राजनीति या राम मंदिर, अब वो वापस अपने एजेंडे पे आ गए, और जो डेवलपमेंट एजेंडा और जो काला धन वापस लाने का एजेंडा, जो देश की जीडीपी को बढ़ाने का एजेंडा और देश में सबको समानता का अधिकार देने का, और कृषि में एमएसपी का कानून लाके स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट पे एमएसपी का कानून लाने का, वो सारे वादे ये सरकार भूल गई और अपने जाति वोट बैंक पे डिपेंडेंट हो गई। अब चूंकि ये जात वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो कांग्रेस ने भी पहले खेली हुई है, और उसका एंड नतीजा आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, और 2014 के बाद से आप देख रहे हैं किस तरीके से उनको वोट नहीं मिला। तो अब कांग्रेस जो है वो लोगों से साथ जुड़ी नजर आ रही है, वो एक सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पे चल रही है, वो समझ रही है कि क्षेत्रीय रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कि लोगों को कैसे साथ लेके चलना है, किसानों के मुद्दे क्या हैं, मजदूरों के मुद्दे क्या हैं। अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो देख लें, तो जिस तरीके से मैनिफेस्टो कमेटीज ने आम लोगों से और डिफरेंट समुदाय के लोगों से बात करके अपने मैनिफेस्टोज बनाए हैं, तो अब कांग्रेस कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ी नजर आ रही है। और अगर चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो मायावती हो, अगर मायावती जी कांग्रेस से एडवांस टॉक कर रही हैं, अगर विजय कृष्ण जी को पता है इस बारे में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर दलित मुस्लिम वोट अगर एक तरफ हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को तो अच्छी टक्कर दे सकता है, क्योंकि मायावती का अपना 15 से 18% वोट बैंक है। अगर वो वोट बैंक इंडिया अलायंस में आ जाता है, तो यादव मुस्लिम दलित वोट बैंक और काफी अच्छा घातक साबित हो सकता है। पर अगर नहीं भी होता, जैसे कि समीकरण बनते हैं कि मान लीजिए अगर वोट डिवाइड भी होता है, बीएसपी का वोट बीएसपी में जाता है या समाजवादी पार्टी का वोट समाजवादी में जाता है, तो उसका नुकसान कांग्रेस को तो जरूर होगा, पर बीजेपी को उसका कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फायदा जरूर मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इंडिया अलायंस का होना और 1:1 का इलेक्शन लड़वाना, ये इसकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए। और पैन इंडिया प्रेजेंस आपको पता ही है कांग्रेस की साउथ में ज्यादा है, और इन 4 असेंबली इलेक्शंस के बाद उनका कद भी बढ़ेगा और उनकी लीडरशिप भी बढ़ेगी। और अगर इस 4 इलेक्शन, अगर इन 5 स्टेटों के इलेक्शन में अगर 4 स्टेटें भी कांग्रेस के पास आ जाती हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया ब्लॉक को उसका बल मिलेगा, और उसके घटक दलों को अभी बजाय कोई स्टेटमेंट देने के वेट करनी चाहिए, क्योंकि वो भी उस वोट बैंक पे डिपेंडेंट हैं जो वोट इंडिया ब्लॉक का है। और मान लीजिए अगर इसमें कोई भेद पड़ता है और अगर ये पार्टीज अलग अलग लड़ती हैं, तो मुस्लिम मतदाता का वोट डिवाइड हो जाएगा, जिससे बीजेपी को इमीडिएटली फायदा पहुंच सकता है। जी आतिफ जी सर, बस एक बहुत संक्षेप में जो सवाल मैं आपसे पूछा था परसेंटेज को लेकर के, कि 20% मुस्लिम वोट अगर शिफ्ट हो जाता है कांग्रेस की तरफ, तो उसमें चुनाव में कितना बड़ा बदलाव दिखेगा, कितना अंतर उसका पड़ेगा, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, शमीम सर कह रहे हैं, तमाम दर्शक कह रहे हैं कि पूरा मुस्लिम वोट जा रहा है। जी राम प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में दलित मुस्लिम वोट जो है वो निर्णायक साबित होता है। ये हमने 1981, 80, 81 से हम ये देख रहे हैं, और वो परिभाषा अभी भी बदली नहीं है। सिर्फ दलित और मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। कुछ लोग जो थे पहले एमआईएम को वोट दे रहे थे, अब आपने देखा पिछले 2-3 स्टेट इलेक्शन से एमआईएम को वोट नहीं जा रहा है, सिवाय हैदराबाद या आंध्रा के। अब उनके ऊपर इतना वोट नहीं है। पहले वो 30-30, 40-40 हजार वोट लेके जो है वो इलेक्शन को बीजेपी की तरफ मोड़ देते थे। अब वो चीजें नहीं हो रही हैं, तो मुसलमान भी समझदार हो गया है, और दलित भी देश का जो देख रहा है। पहले वो मोदी साहब के पीछे खड़ा था, और जिस तरीके से ओबीसी वोट शिफ्ट हुआ, 56% वोट पिछले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, वो वोट भी फ्लोटिंग है, क्योंकि मायावती प्रभावशाली नहीं दिखी थी 2022 के इलेक्शन में। 2024 के इलेक्शन में मायावती का रोल क्या रहता है, वो किस तरह से पैक्ट करती हैं और कितना एग्रेसिव होती हैं, दलित वोट उस बेसिस पे अगर मुस्लिम और दलित वोट को इंडिया ब्लॉक जो है अपनी तरफ ले जाएगी,
तो बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर कर सकती है। इलेक्शन बहुत क्लोज होंगे और अगर मायावती इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन नहीं करती या कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करती तो उसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को होगा, ये भी वोटर को पता है। तो आगे आने वाले समय में क्या समीकरण बनते हैं तो समय बताएगा, पर जरूर है कि दलित मुस्लिम वोट जो है वो निर्णायक वोट है और इनकी लीडरशिप जो है आगामी लोकसभा इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जी जी।